भारतीय साक्ष्य अधिनियम में आपको सेक्शन 4 तक पढ़ाया गया था। अब आइए आपका एविडेंस एक्ट का चैप्टर 2 चलना है, यानी कि अध्याय 2 अर्थात भारतीय साक्ष्य अधिनियम का अब हमें चैप्टर 2 पढ़ना है, अर्थात अध्याय 2 पढ़ना है। अध्याय 2 काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसी में आपका समय लगता है। जहाँ तक अध्याय 2 की बात है, चैप्टर 2 की बात है, चैप्टर 2 में जो प्रावधान है वे धारा 5 से लेकर 55 तक में दिए गए हैं, अर्थात अध्याय 2 धारा 5 से लेकर 55 तक, यानी कि 5 से लेकर 55 तक की धाराएं चैप्टर 2 में दी गई हैं। जहां तक चैप्टर 2 की हेडिंग की बात है, आपका पहला क्वेश्चन हेडिंग से ही निकालना है। आपका 2 क्वेश्चन प्री में यहाँ अच्छे बनते हैं। तथ्यों की सुसंगति के बारे में, अर्थात ऑफ द रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट, ऑफ द रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट यानी कि तथ्यों की सुसंगति के बारे में, तथ्यों की सुसंगति के बारे में, तथ्यों की सुसंगति के बारे में अगर शब्द दे के बारे में, अगर कंपटीशन में ये शब्द आए और दूसरा शब्द आए सुसंगत तथ्य, रेलेवेंट फैक्ट, यानी कि सुसंगत तथ्य, अच्छे से इसको तैयार रखिएगा, काफ़ी गलती होती है। अगर ये शब्द दे कि तथ्यों की सुसंगति के बारे में प्रावधान कहाँ से कहाँ तक किया गया है, तब आपका जवाब रहेगा धारा 5 से लेकर 55 तक। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि रेलेवेंट फैक्ट कहाँ से कहाँ तक हैं, सुसंगत तथ्य कहाँ से कहाँ तक हैं, तो आपका जवाब रहेगा 6 से लेकर 55 तक। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि धारा तथ्यों यानी कि घटनाओं, बातों, सुसंगत मतलब उचित, अर्थात कौन सी वे बातें उचित हैं जिन्हें न्यायालय में साक्ष्य के रूप में पेश किया जा सकता है। इस विषय में प्रावधान धारा 5 से लेकर 55 तक में दिए गए हैं, जबकि सुसंगत तथ्य या उचित तथ्य या रेलेवेंट फैक्ट का उल्लेख धारा 6 से लेकर 55 तक में किया गया है। इसको सेक्शन 5 पढ़ाते समय हम तोड़ेंगे। आइए आपका इससे आगे बढ़ा जाए। जहाँ तक आपका कह सकते हैं कि धाराओं की बात है, पहली धारा हम देखते हैं धारा 5। जहाँ तक धाराओं की बात है, आपका जो पहली धारा देखी जाती है वह धारा 5 देखी जाती है। पहले 5 के बारे में देखिए। इस बार यूपी एपीओ मेंस में भी आपका क्वेश्चन बना था, जो धारा 5 से आपको पढ़ाया जाएगा, यानी कि यूपी एपीओ मेंस में भी क्वेश्चन बना था। पहले धारा 5, पहले 5 से 55 तक एक बार हल्का सा देख लिया जाए, तब आपका कह सकते हैं धारा 5 की पहले विशेषताएं देखी जाए कि धारा 5 में क्या क्या विशेषताएं धारा 5 की हैं, और इंटरव्यू और प्री के लिए ये विशेषताएं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। देखिए धारा 5 से 55 तथ्यों की सुसंगत के विषय में प्रावधान करता है, अर्थात ये बता देता है
कि किन बातों को साक्ष्य के रूप में न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। तो पहली बात याद रखना है कि जब भी पक्षकार या वकील साहब न्यायालय में किसी तथ्य को एविडेंस के रूप में प्रस्तुत करते हैं तो ऐसी दशा में उस तथ्य को उन्हें धारा 5 से लेकर 55 तक में सेट करना होगा। अर्थात न्यायालय यदि पूछे कि अगर आपके तथ्य को हम स्वीकार कर लें तो ये जो तथ्य हैं किस धारा में उचित होगा, अर्थात किस धारा में रेलेवेंट होगा, तो वकील साहब को या पक्षकारों को अपनी बातें एक सीमित दायरे में रखनी है और वह सीमित दायरा है सेक्शन 5 से लेकर सेक्शन 55। देखिए, भले ही धारा 5 से लेकर 55 तक का दायरा दे दिया गया है, फिर भी मैं बता दूं एक सेक्शन ऐसा जरूर रहता है जो लॉयर्स पैराडाइज कहा जाता है, वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। अगर वकील वर्ग अपनी बात को किसी सेक्शन में सेट नहीं कर पाते हैं तो एक धारा प्रत्येक कानून में रहती है जो वकीलों का स्वर्ग कही जाती है, और वह धारा है आपका 11। अर्थात यदि कोई पक्षकार या अधिवक्ता अपनी बातों को 5 से लेकर 55 तक की किसी धारा में सेट नहीं कर पा रहा है तो उसके लिए स्वर्ग, वकीलों का स्वर्ग यानी कि धारा 11 एक ऐसी धारा है जहां वह अपनी बातों को सेट कर सकता है। आइए, धारा जहां तक 5 की बात है आपका कह सकते हैं कि अभी 5 से पहले 55 और देखा जाए। देखिए, जहां तक धारा 5 से 55 की बात है, अब ये क्वेश्चन यूपीजे में इस बार पूछा गया था, थोड़ा सतर्क रहना है। यहीं से आपका कह सकते हैं कि क्वेश्चन बनता है। जहां तक धारा 5 से लेकर 55 की बात है, क्वेश्चन का मॉडल देखिए। धारा 5 से लेकर 55 तक जो तथ्य या फैक्ट या बातें दी गई हैं वह लीगल रूप से यानी कि वे बातें विधिक रूप से उचित हैं। उचित का मतलब हुआ कि ये बातें विधिक रूप से सुसंगत हैं। उचित का मतलब ये हुआ कि ये बातें विधिक रूप से रेलेवेंट हैं, सुसंगत हैं। अब कुछ बातें ऐसी होती हैं जो रीजनिंग के आधार पर या तर्क के आधार पर सुसंगत होती हैं, तर्क के आधार पर सुसंगत होती हैं। अब देखिए समस्या कहाँ बना था कि धारा 5 से लेकर 55 तक विधिक रूप से सुसंगत हैं कि तार्किक रूप से सुसंगत हैं कि दोनों। तो इसको थोड़ा अच्छे से समझिए, क्वेश्चन ये काफ़ी नया बन रहा है। पिछली बार यूपी सिविल जज की परीक्षा में ये क्वेश्चन आ चुका है। धारा 5 से लेकर 55 तक की बातों को भारतीय साक्ष्य अधिनियम उचित मानता है, कानूनी रूप से मानता है, अतः 5 से 55 विधिक रूप से उचित हैं, रेलेवेंट हैं या सुसंगत हैं। दूसरा आपको निकालना है कि जितनी भी बातें विधिक रूप से सुसंगत होती हैं वह तार्किक रूप से भी सुसंगत मानी जाती हैं। अर्थात धारा 5 से लेकर 55 तक की जो भी बातें बताई जाएंगी ये विधिक रूप से भी सुसंगत हैं और तार्किक रूप से भी सुसंगत हैं।
यानी कि प्रत्येक विधिक, ये वाक्य जरूर याद रखिएगा, प्रत्येक विधिक रूप से सुसंगत तथ्य तार्किक रूप से भी सुसंगत होता है। फिर एक बार देखिए, गलत न हो, प्रत्येक विधिक रूप से सुसंगत तथ्य तार्किक रूप से भी सुसंगत होता है, लेकिन इसके विपरीत नहीं होता। अर्थात प्रत्येक तार्किक रूप से सुसंगत तथ्य विधिक रूप से सुसंगत नहीं होता। यानी कि जो भी बातें आप ये देखते हैं कि तर्क के आधार पर सही हैं, तो यह आवश्यक नहीं है कि वह उन बातों को कानून भी उचित माने। यानी कि तर्क के आधार पर आपको उचित लग सकती है, तर्क के आधार पर रिलेवेंट हो सकती है, तर्क के आधार पर ठीक हो सकती हैं, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि वह लॉ के आधार पर विधिक रूप से या लीगल रूप से भी उचित या सुसंगत या रेलेवेंट हो। इसका मतलब ये हुआ, फिर एक बार देखिए, तार्किक रूप से सुसंगत प्रत्येक तथ्य विधिक रूप से सुसंगत नहीं होता। याद रखिएगा। अब एक उदाहरण देखा जाए जहाँ की आपका तर्क या रीजन कहेगा कि ये बातें भी साक्ष्य में प्रस्तुत की जानी चाहिए, लेकिन कानून कहता है कि ये बातें साक्ष्य में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। सबसे उत्तम उदाहरण मैं बता रहा हूँ, 122 एविडेंस की धारा, ध्यान से इसको देखिए। अगर विवाहिता स्थिति के दौरान पति ने पत्नी को या पत्नी ने पति को कोई संसूचना दी है, कोई कम्युनिकेशन किया है, ऐसी दशा में पति ने पत्नी से क्या कहा या पत्नी ने पति से क्या कहा, ये बातें आपका तर्क कहेगा, यानी कि आपका रीजनिंग कहेगी कि ये बातें भी न्यायालय में सामने लानी चाहिए। तार्किक रूप से ये सही हैं, उचित हैं, लेकिन कानून कहता है, कानून की धारा यानी कि एविडेंस की धारा 122 बताती हैं कि ये बातें भले ही तर्क रूप में सही हो, लेकिन विधिक रूप में सुसंगत नहीं है। इसका मतलब लास्ट में फिर देखिए, प्रत्येक तार्किक रूप से सुसंगत तथ्य को विधिक रूप से सुसंगत या उचित नहीं माना गया है। अब जो आपका क्वेश्चन बना है उस क्वेश्चन को देखा जाए। जो क्वेश्चन आपका बना है पिछली बार, अच्छा क्वेश्चन बना है और हल्का सा शब्दों का हेर फेर है। आइए हेर फेर देखा जाए। हल्का सा शब्दों का हेर फेर है। आइए एक एक हेर फेर करके और क्वेश्चन का मॉडल बनाया जाए। जहाँ तक आपका कह सकते हैं कि शब्दों का जाल है, देखिए क्या पूछा गया है कि धारा 5 से लेकर जो 55 तक की बातें हैं, आपका जो पूछा गया है, ये पूछा गया है कि वे किस रूप में सुसंगत हैं। देखिए क्या दिया गया है, 5 से लेकर 55 तक की बातें। पहला दे दिया विधिक रूप से सुसंगत, तो 5 से 55 तक की बातें विधिक रूप से सुसंगत हैं ही। दूसरा दे देगा तार्किक रूप से सुसंगत, तार्किक रूप से। तीसरा ऑप्शन दिया था आपका विधिक या तार्किक, विधिक या तार्किक रूप से, विधिक या तार्किक रूप से सुसंगत दिया था, तार्किक रूप से सुसंगत। और चौथा दे दिया आपका, मान लीजिए विधिक और तार्किक, विधिक और तार्किक रूप से सुसंगत।
तो फिर मैं बता दूं, जो धारा 5 से लेकर 55 तक की बातें दी गई हैं वह विधिक रूप से सुसंगत और तार्किक रूप से भी सुसंगत है। अर्थात ऐसी दशा में इस ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। इस ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। लेकिन फिर मॉडल यूपीजे ने बनाया दूसरा मॉडल और दिया विधिक रूप से सुसंगत, तार्किक रूप से सुसंगत, विधिक या जोड़ दिया आर, विधिक या तार्किक रूप से सुसंगत और दे दिया नैतिक रूप से सुसंगत। अब यहाँ आपको सतर्क रहना पड़ेगा। यूपीजे में ये पिछली बार का क्वेश्चन है। चूंकि विधिक या तार्किक दिया है तो ये गलत ही होगा और नैतिक रूप से गलत ही होगा। केवल तार्किक रूप से सुसंगत ये भी सही नहीं है। तो आपका एक ही ऑप्शन बचता है विधिक रूप से सुसंगत। यानी कि ऑप्शन क्या आता है उस पर भी क्वेश्चन का आंसर आपका निर्भर करेगा। यानी कि ऑप्शन के ऊपर भी क्वेश्चन का आंसर निर्भर करेगा। आइए आगे देखा जाए। धारा 5 से लेकर 55 तक की जो बातें दी गई हैं अब उनको आगे बढ़ाया जाए। देखिए अगला क्वेश्चन कैसे बना है, थोड़ा सतर्क रहना है। अगले क्वेश्चन पर भी कई बार बन चुका है अगला क्वेश्चन ये, और अच्छे से इसको भी डील करना है। भारत में किसका नियम दिया गया है? भारत में सुसंगतता का नियम दिया गया है, रेलेवेंसी का नियम दिया गया है, सुसंगतता का नियम दिया गया है कि अपवर्जन का नियम। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। पहले दोनों को समझिए, आपका धारा 5 से ही रिलेटेड है। भारत में सुसंगतता का नियम दिया गया है कि अपवर्जन का नियम दिया गया है, ये क्वेश्चन भी आपका आ चुका है। पहले दोनों नियमों को समझने का प्रयास करिए, तब हम भारत में आते हैं। अगर आपका दे कि सुसंगतता का नियम दिया गया है, यानी कि इसका मतलब ये होता है कि कुछ बातों का उल्लेख कर दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ तथ्यों को कानून में दे दिया गया है स्पष्ट रूप से, और बता दिया गया है कि केवल इन्हीं तथ्यों को ही न्यायालय में साक्ष्य के रूप में पेश किया जा सकता है। तो ये सुसंगतता का नियम कहा जाता है, यानी कि रेलेवेंसी का नियम। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि कौन कौन तथ्यों को, किन किन फैक्टों को आप न्यायालय में एविडेंस के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं, यदि कानून में उनका उल्लेख कर दिया गया है तो ये सुसंगतता का नियम होता है। जहाँ तक अपवर्जन के नियम की बात है, ये आपका देखिए, किन किन तथ्यों को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, यानी कि किन किन तथ्यों को एविडेंस के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, ये बातें कानून में लिख दी जाती हैं। इसके अलावा ये लिखा जाता है कि इनके अलावा जितनी भी बातें हैं सभी बातों को साक्ष्य में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो इसको अपवर्जन का नियम कहा जाता है। फिर एक बार इसको देखिए। अपवर्जन के नियम के अनुसार उन तथ्यों का कानून में उल्लेख कर दिया जाता है जिन तथ्यों को साक्ष्य में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता,
यानी कि जो तथ्य विसंगत होते हैं, इनरिलेवेंट होते हैं, तो ऐसी दशा में हम कहते हैं कि वहाँ अपवर्जन का नियम दिया गया है। जो अपवर्जन का नियम होता है ये नकारात्मक होता है, ये भी पूछ सकता है नया क्वेश्चन, नकारात्मक होता है। और जो आपका सुसंगतता का नियम होता है वह सकारात्मक होता है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि रेलेवेंसी का जो रूल होता है वह पॉजिटिव होता है और अपवर्जन का जो नियम होता है वह नकारात्मक होता है। जहाँ तक अब यहाँ पूछा जाता है, जहाँ तक इंग्लैंड की बात है, जहाँ तक इंग्लैंड की बात है और अन्य कह सकते हैं कुछ यूरोपीय देशों की बात है, वहाँ अपवर्जन का नियम दिया गया है। इंग्लैंड और कुछ यूरोपीय देशों में अपवर्जन का नियम दिया गया है। इसका मतलब हुआ कि इंग्लैंड में किन किन तथ्यों को साक्ष्य के रूप में न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, ये बातें बता दी गई हैं कानून में। उनके सिवाय सभी बातों को साक्ष्य में प्रस्तुत किया जा सकता है। लेकिन भारत में आपका सुसंगतता का नियम दिया गया है। अब कोई आपसे पूछे कि क्यों सुसंगतता का नियम दिया गया है भारत में, क्योंकि भारत में धारा 5 से लेकर 55 तक में उन बातों का उल्लेख किया गया है जिनको साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। अब आइए कह सकते हैं कि ये बात आपका ये देखा जाए। अब भारत में याद रखिए सुसंगतता का नियम दिया गया है। अब अगला क्वेश्चन जो आपका यूपी एपीओ मेंस में बना था वो ये बना था कि साक्ष्य विधि के प्राथमिक नियम क्या हैं या सुसंगतता का नियम क्या है, यानी कि एविडेंस एक्ट के प्राइमरी रूल क्या है, साक्ष्य विधि के प्राथमिक नियम क्या है, अर्थात सुसंगतता का नियम क्या है। ये भी हम कह सकते हैं कि सुसंगतता का नियम क्या है। फिर एक बार मॉडल देखिए, ये नया बिल्कुल नया मॉडल, ये क्वेश्चन यूपी आपका एपीओ में बना था, इसको और अच्छे से पढ़िएगा। जहाँ तक सुसंगतता के नियम की बात है या साक्ष्य के प्राथमिक नियम की बात है या एविडेंस के प्राइमरी रूल की बात है, साक्ष्य के जो प्राथमिक नियम है या सुसंगतता के नियम है, सुसंगतता के जो नियम है वह 3 हैं। सुसंगतता के 3 नियम हैं। पहला नियम यह है कि साक्ष्य को विवादक तथ्य तक सीमित रखना चाहिए, यानी कि साक्ष्य को विवादक तथ्य तक सीमित रखा जाना चाहिए, यानी कि जो भी एविडेंस प्रस्तुत किया जाए उन्हें फैक्ट इन इशू तक सीमित रखा जाए। फैक्ट इन इशू की परिभाषा एविडेंस की धारा हमने 3 में बताई थी और फैक्ट इन इशू या विवादक तथ्य को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, ये धारा 5 में आपको बताई जाएगी। दूसरा सुसंगतता का नियम है कि बेस्ट एविडेंस प्रस्तुत करना चाहिए, अर्थात सर्वोत्तम साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत करना चाहिए। बेस्ट एविडेंस कौन होता है, तो जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है, जो दस्तावेजी साक्ष्य होता है वह बेस्ट एविडेंस होता है। तीसरा हियर्स एविडेंस अर्थात श्रुत साक्ष्य या अनुश्रुत साक्ष्य,
साक्ष्य में विसंगत एवं अग्राह्य होते हैं, यानी कि आपका रेलेवेंट नहीं होते, अतः इन्हें बाहर रखा जाना चाहिए। यानी कि अनुश्रुत साक्ष्य को साक्ष्य में स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, ये सेक्शन 60 बताएगा। दस्तावेजी साक्ष्य सर्वोत्तम साक्ष्य होता है। इसके लिए जो प्रावधान मुख्य रूप से हैं 91 से लेकर धारा 100 तक दस्तावेजी साक्ष्य को सर्वोच्चता प्रदान करती हैं। इसको शुरुआती दौर के लेक्चरों में मैं बता चुका हूँ, लेकिन फिर एक बार अच्छे से तैयार रखिए। सुसंगतता का नियम क्या है या साक्ष्य के प्राथमिक नियम क्या है, तो साक्ष्य के 3 प्राथमिक नियम हैं, ये अच्छे से तैयार रखना है। आगे बढ़ा जाए, धारा 5 को आगे बढ़ाया जाए। आपका इंग्लैंड और भारत में तुलना भी कर ली गई। अब आइए धारा 5 की कुछ छोटी छोटी बातें और हैं, तब बेयर एक्ट शुरू किया जाएगा। देखिए धारा 5 की कुछ बातें अभी बची हैं, तब आपका बेयर एक्ट को शुरू किया जाएगा। धारा पहला क्वेश्चन, एविडेंस एक्ट की कुंजी कौन है? की कौन है, यानी कि ये पूछा जाता है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा साक्ष्य अधिनियम की कुंजी कही जाती है। तो अगर कुंजी पूछे, की पूछे, तो आप धारा 5 मारेंगे। कुंजी भी पूछे। दूसरा, कौन सी धारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा साक्ष्य के एरिया को, साक्ष्य के क्षेत्र को आपका नैरो करती है, अर्थात सीमित करती है। अगर ये पूछ ले कि कौन सी धारा सीमित करती है साक्ष्य के क्षेत्र को, तो आपका जवाब रहेगा धारा 5। भारतीय साक्ष्य अधिनियम क्या क्रोड कौन सी धारा है, आधार शिला कौन सी धारा है। अगर ये पूछा जाए, क्रोड पूछे, आधार शिला पूछे, तो धारा 5। फिर पूछे सुसंगतता का नियम किस धारा में समाहित है, सुसंगतता का नियम किस धारा में समाहित है, तो आपका जवाब रहेगा धारा 5। धारा 5 में फिर आपका पूछे साक्ष्य के प्राथमिक जो नियम हैं वह किस धारा से निकलते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन पूछे कि साक्ष्य के प्राथमिक नियम किस धारा से निकलते हैं, तो आपका जवाब रहेगा धारा 5। या क्रोड पूछ ले कि एविडेंस एक्ट की क्रोड कौन सी धारा है, तो आपका जवाब रहेगा धारा 5। इतना जरूर याद रखिएगा। आखिर इतना धारा 5 में है क्या जो इतनी बातें कह सकते हैं समाहित हैं। तो अब पहले बेयर एक्ट को तोड़ा जाए और तब आपका अन्य चीज़ें बताई जाए। देखिए आपका बेयर एक्ट अब धारा 5 क्या बताता है और इसको कैसे पढ़ा जाएगा। सतर्क होकर पढ़िए, यही छोटे छोटे क्वेश्चन आपका काफ़ी वर्तमान में गलत हो रहे हैं। देखिए धारा 5 की पहले हेडिंग देखा जाए। धारा 5 क्या कहती है? विवादक तथ्यों और सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा। यानी कि धारा 5 ये बताती है कि विवादक तथ्यों यानी कि फैक्ट इन इशू, यानी कि विवादक तथ्यों और सुसंगत तथ्यों, दूसरा आपका दे रहा है रेलेवेंट फैक्ट, उचित तथ्य अर्थात ठीक तथ्य या सुसंगत तथ्यों,
ये हेडिंग है, तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा। ये हेडिंग बताई गई है। देखिए क्या कहता है बेरेट, किसी वाद या कार्यवाही में, बेरेट की भाषा को तोड़ा जाए, किसी वाद या किसी कार्यवाही में, किसी वाद या किसी कार्यवाही में हर विवादक तथ्य के और ऐसे अन्य तथ्यों के, फिर से एक बार देखिए, चार्ट बनाना पड़ेगा इसको। देखिए धारा 5 में क्या कहा गया है आपका, एक एक करके अब तोड़ा जाए धारा 5 को अच्छे से इसको समझिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। किसी वाद या कार्यवाही में, पहले तो आप वाद देखिए, वाद क्या होता है, और दूसरा हम कार्यवाही बताएंगे। किसी वाद या कार्यवाही में, यानी कि किसी सूट या किसी प्रोसीडिंग में, किसी वाद या कार्यवाही में हर विवादक तथ्य के, यानी कि वाद या कार्यवाही में किसका साक्ष्य दिया जाएगा, हर यानी कि प्रत्येक, फैक्ट इन इशू यानी कि विवादक तथ्य का, और ऐसे अन्य तथ्यों के, और ऐसे अन्य माने अदर तथ्यों के, जिन्हें एक तस्मीन पश्चात, जिन्हें एक तस्मीन पश्चात, एक तस्मीन पश्चात, जिन्हें एक तस्मीन पश्चात सुसंगत घोषित किया गया है, रेलेवेंट घोषित किया गया है, सुसंगत घोषित किया गया है, सुसंगत घोषित किया गया है, अस्तित्व या अनस्तित्व, अस्तित्व या अनस्तित्व, यानी कि अस्तित्व का मतलब मौजूद होना, अस्तित्व का मतलब कि मौजूद होना, अनस्तित्व का मतलब मौजूद न होना, अनस्तित्व का साक्ष्य दिया जा सकता है और किन्हीं अन्यों का नहीं। अंतिम शब्द काफ़ी महत्वपूर्ण है, इस पर भी अटैक करना है। और के बाद लिखा है किन्हीं अन्यों का नहीं, किन्हीं अन्यों का नहीं। ये जो चार शब्द आपको दिख रहे हैं, किन्हीं अन्यों का नहीं, सबसे बड़ा बल एविडेंस की धारा 5 का इसी में है। इसको हम डिटेल में आपको बताएंगे, लेकिन ये आपका काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक एक करके देखिए। अब किसी वाद, वाद शब्द पहले सूट देखा जाए। वाद शब्द केवल सिविल मामलों में प्रयोग होता है। सूट वाद को कहीं परिभाषित नहीं किया गया है। हाँ, सीपीसी की धारा 26 ये जरूर बताती है कि प्रत्येक वाद पत्र के माध्यम से न्यायालय में दायर किया जाएगा। वाद पत्र दायर करने के बारे में प्रक्रिया जो दी गई है वह सीपीसी के आदेश 4 में दी गई है। आदेश 4 में प्रोसीजर बताया गया है, यानी कि वाद शब्द केवल सिविल मामलों में काम करेगा। अब आइए कार्यवाही। जो ये कार्यवाही शब्द हैं ये सिविल और क्रिमिनल
दोनों को अपने में समाहित करता है, अर्थात ये सिविल मामलों को भी समाहित करता है और क्रिमिनल। कार्यवाही का मतलब ये हुआ कि याचिका भी कार्यवाही में शामिल है। पिटीशन, एप्लीकेशन यानी कि आवेदन पत्र भी हैं, परिवाद भी हैं, एफआईआर भी हैं, एनसीआर भी हैं, यानी कि ये सभी बातें कार्यवाही या प्रोसीडिंग में शामिल हैं, अर्थात कार्यवाही व्यापक अर्थ रखता है और वाद सीमित, यानी कि धारा 5 के नियम सिविल और क्रिमिनल में दोनों में अप्लाई होंगे। तो चाहे कोई सूट हो या कोई कार्यवाही हो, किनका साक्ष्य दिया जा सकता है? तो कानून ये कहता है हर फैक्ट इन इशू का, हर विवादक तथ्य का, प्रत्येक विवादक तथ्य का। तो अब समस्या ये आई कि विवादक तथ्य कहाँ दिया गया है? तो आपका जवाब रहेगा विवादक तथ्य को एविडेंस की धारा 3 में परिभाषित किया गया है और विवादक तथ्य निकाले जाते हैं प्रत्येक मामले में। एक पक्षकार मांग करे और दूसरा इनकार करे, अर्थात एक पक्षकार डिमांड करता है, दूसरा डिनाई करता है, उसी से फैक्ट इन इशू निकलते हैं। धारा 5 ये कहती है कि जो फैक्ट इन इशू है उसके अस्तित्व का मतलब ये हुआ कि वह विवादक तथ्य मौजूद है, या अनस्तित्व का यानी कि वह विवादक तथ्य मौजूद नहीं है, इसका एविडेंस दिया जा सकता है। यानी कि पहला नियम ये मिला कि किसी वाद या कार्यवाही में हर एक ऐसे विवादक तथ्य के अस्तित्व या अनस्तित्व का, यानी कि विवादक तथ्य मौजूद है, विवादक तथ्य मौजूद नहीं है, इसका साक्ष्य दिया जा सकता है। दूसरी बात कहा जा रहा है तथा या और ऐसे अन्य तथ्यों का जिन्हें ए तस्मिन पश्चात, यानी कि अन्य तथ्यों का भी साक्ष्य दिया जा सकता है जिन्हें ए तस्मिन पश्चात। ए तस्मिन पश्चात का मतलब ये हुआ, इसी को अच्छे से पकड़ना है। ए तस्मिन पश्चात मतलब इसके बाद, इसके बाद का मतलब कि धारा 5 के बाद। इसके बाद का मतलब ये हुआ कि धारा 5 के बाद। तो धारा 5 के बाद कहाँ से कहाँ तक धाराएं हैं? 6 से लेकर 55 तक। अर्थात जो बातें ये तस्मिन पश्चात अर्थात धारा, इस धारा के बाद अर्थात धारा 5 के बाद अर्थात धारा 6 से लेकर 55 तक में जिन्हें रेलेवेंट घोषित किया गया है, सुसंगत घोषित किया गया है, इन सुसंगत तथ्यों के अस्तित्व का, अर्थात ये सुसंगत तथ्य विद्यमान हैं, मौजूद हैं, या इन सुसंगत तथ्यों के अनस्तित्व का, अर्थात ये सुसंगत तथ्य विद्यमान नहीं है, इनका साक्ष्य दिया जा सकता है। इसका मतलब देखिए 2 क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। अगर ये पूछे कि सुसंगत तथ्य कहाँ से कहाँ तक है, तो धारा 5 से ही निष्कर्ष निकलता है कि धारा 5 के बाद जिन्हें सुसंगत घोषित किया गया है, तो 5 के बाद कौन सी धाराएं हैं? 6 से लेकर 55। ये रेलेवेंट फैक्ट है। अब ये आ जाएगा कि तथ्यों की सुसंगत के विषय में शब्द दे दे। तथ्यों की सुसंगत के विषय में लिखे तो 5 से 55, और रेलेवेंट फैक्ट पूछे, सुसंगत तथ्य पूछ दे तो 6 से 55। कैसे आप कहेंगे कि सुसंगत तथ्य 6 से 55 तक हैं? तो आपको धारा 5 का
सहारा लेना पड़ेगा। और धारा 5 स्पष्ट बताती है कि ए तस्मिन पश्चात यानी कि धारा 5 के बाद जिन्हें सुसंगत घोषित किया गया है वे सुसंगत तथ्य माने जाएंगे। इसका मतलब अब तक ये हुआ कि या तो आप फैक्ट इन इशू का साक्ष्य देंगे या रेलेवेंट फैक्ट का, दो ही को एविडेंस के रूप में प्रस्तुत करेंगे। अंतिम शब्द इस धारा के क्षेत्र को सीमित करता है, किन्हीं अन्यों का नहीं। अन्यों का नहीं का मतलब ये हुआ कि फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट के अलावा अन्य तथ्यों को साक्ष्य के रूप में आप प्रस्तुत नहीं कर सकते। धारा 5 का जो बल है इन्हीं 4 शब्दों में है। यही जो 4 शब्द हैं ये धारा 5 के राज को भी खोलते हैं, इसकी एरिया को सीमित करते हैं, क्षेत्र को सीमित करते हैं। और यही जो 4 शब्द हैं ये बता देते हैं कि विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य से आप बाहर नहीं जा सकते। इस पर एक विद्वान का कथन भी याद रखना है। कर्निंघम का कोटेशन याद रखना है। कर्निंघम महोदय ये बताते हैं कि धारा 5 का वास्तविक बल इन 4 शब्दों में ही समाहित है, यानी कि ये 4 शब्द ही अति महत्वपूर्ण हैं जो एविडेंस के क्षेत्र को सीमित करते हैं। कर्निंघम का कोटेशन याद रखना है कि धारा 5 का बल इन 4 शब्दों में ही समाहित है। इन्हीं 4 शब्दों को ही एविडेंस का हम प्रूड कह सकते हैं, धुरी कह सकते हैं या सबसे महत्वपूर्ण बात कह सकते हैं। धन्यवाद।